नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से अपनी यात्रा खत्म करके वापस लौट गए हैं। लेकिन इस यात्रा का जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है अमेरिका में भी और पूरी दुनिया भर में, वो बताता है कि ट्रंप जिस उम्मीद के साथ चीन गए थे और जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के जो टॉप कारपोरेट जाइंट्स हैं, सारे दौलतमंदों को इकट्ठा करके जहाज में भर कर ले गए थे और ऐसा लगा था कि वो चीन को झुकाने गए हैं या चीन से कुछ बहुत हासिल करने गए हैं। वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो संकेत मिले वो उल्टे हैं। यानी शी जिनपिंग ने ट्रंप को कोई ख़ास महत्व ही नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते रहे कि अ बिग फैट हग, ज़ोरदार गले मिलेंगे, गला मिलने चाहता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शी जिनपिंग, जैसा कि उनका स्वभाव है, बहुत ही ठंडे दिलो दिमाग से वो ट्रंप को हैंडल करते रहे और ट्रंप को एहसास भी कराते रहे कि अमेरिका की हैसियत अब क्या है और चीन कहाँ पहुँच चुका है। इसीलिए ये बार बार अमेरिकी मीडिया में लिखा जा रहा है कि ट्रंप वहाँ जाकर पूरी तरह से इस तरह से पेश आ रहे थे मानो वो वहाँ गिड़गिड़ा रहे हों, वो चापलूसी कर रहे हों उस शी जिनपिंग की, उनसे कुछ भिक्षा मांग रहे हों। बेगिंग शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, और उन्होंने फ्लैटरिंग भी कहा है। यानी वो प्रेस कर रहे हैं शी जिनपिंग को, चीन को बार बार प्रेस किए जा रहे हैं, बार बार तारीफ़ें किए जा रहे हैं। लेकिन उधर से शी जिनपिंग तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको उनकी हैसियत औकात दिखा रहे हैं। मसलन एक बड़ा इंसिडेंट जो इस पूरी यात्रा को सम अप कर सकता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि शी जिनपिंग अमेरिका को कैसे देख रहे हैं, और ट्रंप को उन्होंने आईना भी दिखा दिया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि अब अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है। उन्होंने दरअसल एक फ्रेज का इस्तेमाल किया जिसको थूसीडाइडस कहते हैं, थूसीडाइडस ट्रैप। ये ग्रीक हिस्टोरियन थूसीडाइडस से आया है और इस कंसेप्ट में ये माना जाता है कि जो राइजिंग पावर होती, जैसे चीन अभी नई पावर, नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और जो पिछली पावर होती है, जो हेजेमोनिक पावर होती है, जैसे अमेरिका है, जब पिछली जो शक्ति होती है उसका डिक्लाइन हो रहा होता है, तो उनके बीच में एक ज़बरदस्त संघर्ष होता है और कभी कभी जंग भी हो सकती है। तो शी जिनपिंग ने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया, इस टर्म का इस्तेमाल किया, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझ ही नहीं पाए और ही करते रहे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं और कुछ उनको समझ में नहीं आता है तो आप जानते ही हो क्या करते हैं, तो उन्होंने भी किया। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो अमेरिका को डिक्लाइनिंग पावर कह दिया है, तब उन्होंने उसका जवाब सोशल मीडिया पर दिया, ये कहते हुए कि ये बाइडेन एरा में हुआ था, बाइडेन के शासनकाल में अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा था, अब तो मैं आ गया हूँ, अब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, अमेरिका एक अब फिर से उभरती हुई, या यूँ कहें कि पहले की तरह महाशक्ति बन गया है और अब वैसी बात नहीं है। लेकिन कोई कन्विंस होने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये उनकी जो फजीहत हुई इस वजह से कि वो समझ नहीं पाए और उसका सही ढंग से उस समय जवाब नहीं दे पाए, और फिर बाद में जिस तरह से जवाब दिया वो भी एक अजीबोगरीब किस्म का जवाब था जिसमें वो खुद फंस गए। तो आप देखिए कि शी जिनपिंग कैसे उनको हैंडल कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि यूएस और चाइना इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। मतलब चाइना खुद को राइजिंग पावर सुपर पावर मान रहा था, और जो अमेरिका है उसको डिक्लाइनिंग पावर। उसका जवाब उस समय प्रेसिडेंट नहीं दे पाए, फिर लौट के उन्होंने इसका जवाब सोशल मीडिया के ज़रिए दिया। और इसीलिए
अमेरिकी मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में ट्रंप को एक मूर्ख की तरह देखा जा रहा है, एक ऐसा राष्ट्रपति जो ईगो ड्रिवन है, अहंकार से संचालित हो रहा है। और जो शी ने कहा, जिसको वो समझ नहीं पाए, ये एक तरह की इंसल्ट है कि आपको सामने बैठाकर कोई कह रहा है कि आप डिक्लाइनिंग पावर हो और हम राइजिंग पावर हैं। ये चीज़ उसको समझ में नहीं आई और इसलिए उनका मजाक बन गया। अब उसमें और भी तमाम तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं ट्रंप के लिए, जैसे पेटी, इग्नोरेंट, आईडी ड्रिवन एनिमल, और उनको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता है। ये तमाम चीज़ें उनके बारे में ये कहा, और जिस तरह से ट्रंप इसके बावजूद उनकी तारीफ़ किए जा रहे थे, वो उनकी कमज़ोरी के रूप में देखा गया और इस वजह से ये माना गया। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और हो गई, वो ये हुई कि बातचीत की शुरुआत में ही चीन ने ये कह दिया कि ताइवान एक ऐसा मसला है जिसमें अगर अमेरिका दखलंदाजी करेगा तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। यानी आते ही ट्रंप को धमका दिया कि ताइवान के मामले में आप कुछ मत बोलिएगा। ताइवान ऐसा सेंसिटिव इशू है हमारे यहाँ जिस पर हम किसी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो वन चाइना पॉलिसी है, आप उस पर टिके रहिए। और ताइवान को उकसाने या उसको अभी $14 बिलियन के आप हथियार देने जा रहे हैं, वो भी चीन पसंद नहीं कर रहा है। आपको ये नहीं करना चाहिए और इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने का काम नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को धमका भी दिया। अब जो बातचीत हुई पूरे कारपोरेट के साथ, उन्होंने उन कारपोरेट्स के साथ बातचीत में जिस तरह से पेश आए, ऐसा लगा कि वो पूरे कारपोरेट को लेकर साथ बैठे हैं और चीन से गुजारिश कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप हमारे जो कारपोरेट हैं उनकी जो मुश्किलें हैं उनको दूर कर दीजिए। अब मुश्किलें आप जानते ही हैं क्या है। सबसे बड़ी तो मुश्किल ये है कि जो चीन है वो रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में एक तरह से उसकी पूरी दुनिया में मोनोपोली है, और रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में मोनोपोली होने की वजह से वो अमेरिका की गर्दन घुमा रहा है, उसकी चाबी घुमा रहा है। सारे कारपोरेट, चाहे वो एआई से जुड़े हों, चाहे ईवी से जुड़े हों, चाहे डिफेंस से जुड़े हों, चाहे कम्युनिकेशन से जुड़े हों, जहाँ भी अब फ्यूचर में या अभी भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ उनको रेयर अर्थ मेटल्स की ज़रूरत है। और उसकी वजह से जो अमेरिका का पूरा डेवलपमेंट है वो रुक रहा है, वो धीमा हो रहा है। तो एक तरह से गिड़गिड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कारपोरेट्स के लिए ये सुविधा मांग रहे थे। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को लगता है कि सेमीकंडक्टर के मामले में, चूंकि वो अभी चीन से बहुत भारी है, उसमें वो एडवांस स्टेज पर है, इसलिए सेमीकंडक्टर के बल पर वो चीन को झुका लेगा। लेकिन चीन ने एक दूसरे तरह से अपने आप को खड़ा कर लिया है, तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से उसे उस तरह की कोई समस्या आती नहीं दिख रही है। और ये इस बात की एक प्रमाण है कि चीन अपने आप में कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब देखिए कि अमेरिकी कंपनियां चीन पर कितनी डिपेंडेंट हैं। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। कई जो यूएस फर्म्स हैं वो चाइना में अपना प्रोडक्शन करती हैं। इंटरनल जो वैल्यू चेन्स हैं वो उससे लिंक्ड हैं। और 2026 में चाइना ने नई सप्लाई चेन सिक्योरिटी रूल्स लागू की हैं, जिनकी वजह से उन्हें अब एक तरह से दिक्कतें पेश आ रही हैं। एक तो ये है। दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स और क्रिटिकल इनपुट्स के लिए भी, जैसा मैंने कहा, क्रिटिकल इनपुट्स, रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह पर उस पर डिपेंडेंट है। और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका जो एपीआई होता है वो भी उस मामले में भी चाइना की पोजीशन डोमिनेंट है, वो हावी है।
ट्रेड डाटा भी इस तरह का है कि चीन ने धीरे धीरे अपने आप को अमेरिका के मार्केट से विड्रॉ कर लिया है, डाइवर्सिफाई कर लिया है, तो अमेरिका पर उसकी निर्भरता भी कम हो गई है, डिपेंडेंस लगातार कम हो रही है। तो अब गरज जो है अमेरिका की है, गरज जो है ट्रंप की है, और इसलिए शी जिनपिंग एक दूसरे अंदाज में, और हमेशा से उनका अंदाज आत्मविश्वास से भरा रहा है, वो गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में नहीं रहे हैं। हमने देखा कि जब टैरिफ थोपने की कोशिश की तो चीन किस तरह से इत्मीनान से अपना काम करता रहा, कोई पैनिक नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, जवाबी कार्रवाई भी उसने की, और अंत में ट्रंप को पीछे भी हटना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। अगर ट्रंप ने ईरान के मामले में कोई रियायत हासिल की होती कि भाई, हालांकि चीन ने कहा कि हम ईरान को शस्त्रों की सप्लाई नहीं करेंगे, इस तरह का वादा किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि चीन ईरान को छोड़ नहीं सकता है। चीन ईरान की मदद करने के लिए बहुत दूसरे रास्ते निकाल सकता है, हथियार सीधे ना भेज के कहीं और से भी जा सकते हैं, तो वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ईरान के मामले में अगर वो ये सोचकर आए थे ट्रंप की चीन दबाव डालेगा तो ईरान अमेरिकी शर्तों पर समझौता करने को राज़ी हो जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ। तो ट्रंप तो एक तरह से वहाँ से खाली हाथ लौट गए, ये साफ दिख रहा है। इस 9 साल में दूसरी बार ट्रंप चीन गए थे, अपने पहले टर्म में गए थे और फिर अभी गए हैं, और इस टर्म में जो उम्मीदें उन्होंने लगा रखी थी उनमें से कुछ भी पूरी होती नहीं दिख रही हैं। इसलिए ट्रंप वापस लौट के एक मजाक का पात्र भी बन गए हैं, और ये भी साफ हो गया है कि वो कुछ हासिल नहीं कर पाए चीन से। दूसरी बात जो मैं आज करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि जो चीन का जो आत्मविश्वास है वो देखने लायक है, और जो चीनी मीडिया ने जिस तरह से इसको हैंडल किया वो भी देखने लायक है। तो उससे भारत क्या सबक ले सकता है, इस पर आते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी डोमिनेशन है, आर्थिक मजबूती है, और निर्यात जो है, निर्यात की शक्ति से ताकत आती है, न कि हेडलाइन के ड्रामा करने से, पप्पियाँ झप्पियाँ लेने से, एक दूसरे की तारीफ करने से, जो कि मोदी जी का अपना पूरा 2 कार्यकाल उन्होंने इसी में गंवा दिए। ये चीन ने बिल्कुल भी नहीं किया, बड़े मज़े से अपने आए, कोई बड़ी इवेंट ही नहीं बनाया ट्रंप के आने को। वहाँ के मीडिया को भी देखेंगे तो उन्होंने उसे उस ढंग से नहीं कवर किया जिस तरह से हमारा गोदी मीडिया पागल हो जाता है। ऐसा लगता है कि उनका बाप आ गया हो, उनके दामाद आ गए हों, उनके जो भी कह लीजिए खुदा आ गए हों, उनको उस तरह से पेश करने लगता है और उसको इतना महिमा मंडन करता है। चीनी मीडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक सामान्य घटना की तरह लिया गया, और ये नोट करने वाली बात है हमारे मीडिया के लिए। दूसरा, चीन का जो ट्रेड सरप्लस है वो 1.25 ट्रिलियन डॉलर है, आप सोचिए। और भारत के इतिहास में कभी भी ट्रेड सरप्लस नहीं रहा, केवल 1972 1976 को छोड़कर कभी भी ट्रेड सरप्लस नहीं रहा, हम व्यापार घाटा ही रहा है। अमेरिकी बड़ी कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करने के लिए बढ़ रही हैं। दुनिया की 70% इलेक्ट्रिक कारें चीन में बनती हैं। चीन दुनिया के 90% रेयर अर्थ रिफाइनिंग को कंट्रोल करता है। अमेरिका इस विजिट में भी, जैसा मैंने कहा, कि एक्सेस की गुजारिश करता रह गया, उसे कुछ ठोस मिल नहीं पाया है। भारत के पास भी सस्ता श्रम है, बड़ी इंजीनियरिंग फोर्स है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व है, साथ ही लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट जैसे खनिज भी हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए उसको व्यावसायिक स्तर पर रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, जो अभी लगभग शून्य है। तो अभी भारत ही 80 से 90% चीन से आयात कर रहा है। जब तक वो खुद खड़ा नहीं होगा तब तक चीन के बारे में वो सोचता ही रहेगा, उससे कॉम्पीट करना तो दूर की बात है। चीन 30 साल से चुपचाप मेहनत कर रहा है,
असफलताओं और सुधारों से उसने अपने आप को खड़ा किया है। और ये देखने लायक है कि ये महत्वपूर्ण बात है, और इसीलिए चीन की तारीफ होती है हर जगह कि वो किस तरह से उसने अपने आप को खड़ा किया है, और उससे सबक लेने की ज़रूरत है जो कि भारत ने अभी तक नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि शी जिनपिंग और चीन की जो डिप्लोमेसी है उसके सामने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी ये बहुत ही बचकानी साबित हुए। चीन के और शी जिनपिंग के पूरे व्यवहार में एक मैच्योरिटी है, एक दूरदृष्टि है, एक पूरी तैयारी है कि हमें भविष्य में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जबकि ट्रंप जो है वो ट्रांजैक्शनल हैं, वो अभी की बात कर रहे हैं, अभी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उनके दिमाग में अमेरिका के लिए 20 साल 30 साल के बाद का कोई नक्शा नज़र नहीं आता है। इसीलिए वो सारे फौरी झगड़ों में उलझे रहते हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने पर आमादा रहते हैं कि वेनेजुएला पर कब्जा कर लो, क्यूबा पर कब्जा कर लो, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लो, कनाडा को 51st स्टेट बना लो, ईरान पर दखल कर लो, गजा पट्टी पर रिवियरा बना दो। ये उनके सोच का हिस्सा है जो बहुत ही टुच्चा सोच है। बड़ा सोच वो होता है जो चीन का है, और जो चीन जिस तरह से देख रहा है दुनिया को, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बनते हुए और उसको अपने हिसाब से शेप देते हुए, वैसा कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति में दिख ही नहीं रहा है। और इसीलिए चीन जो है वो भविष्य की ताकत है। चीन धीरे धीरे पूरे दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है, और जो चीन की सभ्यता का एक लंबा सबक है, प्राचीन सभ्यता है, वो उसके कामकाज में झलक रही है। और यही वजह है कि अमेरिका जो क्षणों में जीता है, जो तुरंत फ़ायदे की सोचता है, वो उसके सामने पस्त हो रहा है और होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।